रविवार से लगातार हो रही बारिश ने उत्तराखंड के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बना दिए। ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। राज्य के कई पर्यटन स्थलों पर लोगों के फंसे होने की खबर है। चमोली में नदी का पानी शहर में दाखिल हो गया और पूरी ताकत से बहता हुआ दिखने लगा। शहर में पहाड़ पर बने एक मकान के टूटने का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। पहले मकान के एक ओर की दीवार भरभरा कर नीचे गिर गई। थोड़ी ही देर में आगे की तरफ दिख रही सीढ़ियां भी ढेर हो गई, लेकिन पहाड़ का एक हिस्सा मलबा बनकर लगातार सरक रहा था, जिसकी वजह से आगे बना हुआ एक कमरा भी मलबे के साथ सड़क पर पहुंच गया। ऋषिकेश में भी बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई, जहां गंगा नदी उफान पर है और सभी घाट पानी में डूबे हैं। ऋषिकेश में गंगा का जल स्तर डेंजर लेवल के आसपास बह रहा है। ऋषिकेश के ही एक गांव से एसडीआरएफ के एक रेस्क्यू मिशन की तस्वीरें सामने आई। बाढ़ के बीच फंसे करीब 25 लोगों को निकालने के लिए बचाव कर्मी नाव से पहुंचे। फिर एक रस्सी फंसे हुए लोगों के पास फेंकी गई, जिसे पहले से वहां मौजूद कुछ बचाव कर्मियों ने पेड़ से बांध दिया और फिर धीरे धीरे लोगों को नाव पर पहुंचाया गया। और राज्य में तबाही की ये तस्वीरें तब बनी जब अक्टूबर में ही लगातार 3 दिन तक बारिश हुई। ये वो वक्त है जब उत्तराखंड में देश भर से पर्यटकों के आने का सिलसिला तेज हुआ था, जिसकी वजह से बारिश के बाद जगह जगह से लोगों के फंसे होने की खबरें सामने आई। रामनगर जिले में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पास कुछ रिजॉर्ट भी जलमग्न हो गए। कोसी नदी में पानी इतना बढ़ा कि बड़ी बड़ी गाड़ियां डूबी हुई दिखने लगी। रिजॉर्ट्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी से लबालब भर गए हैं। रामनगर में एक गांव तो पूरी तरह टापू बन गया। करीब 25 मकानों में लोग फंस गए, जिनकी जान बचाने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन चलाना पड़ा। पीछे देख सकते हैं सुंदर खाल गांव में कोसी नदी ने अपना कहर बरपाया है। यहाँ 20 से 25 मकान इसकी जद में आ गए हैं। दमकल विभाग और पुलिस की मदद से एसडीआरएफ की टीम ने नावों के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। धीरे धीरे कोसी नदी की लहरों के बीच फंसे लोगों को बाहर निकाला जाने लगा, जबकि थोड़ी ही देर में सेना का हेलीकॉप्टर भी मौके पर पहुंच गया, जिसकी मदद से कई फंसे हुए लोगों को एयरलिफ्ट कर बचाया गया। जबकि नैनीताल भी ऐसे ही शहरों में है जहां बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई। 3 दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद नैनीताल की सड़कों पर सैलाब दिखने लगा और ऐसा लगने लगा जैसे सड़कों पर ही झीलें उतर आई हों। सड़कों के किनारे वाटरफॉल की तरह पानी गिरता हुआ दिख रहा है। शहर की ज्यादातर अहम जगहों पर पानी का कब्जा है। सड़कों पर खड़ी दुपहिया गाड़ियों के पूरे पहिए पानी में डूबे दिखे। ऊंची जगहों पर बनी पार्किंग में भी गाड़ियां सुरक्षित नहीं बची। कई गाड़ियों की तो केवल छत ही पानी से बाहर दिखने लगी। नैनीताल में बादलों के ब्रेक इस कदर फेल हुए कि मॉल रोड पर भी पानी पहुंच गया। कई साल बाद ऐसा मौका आया जब नैनीताल में मॉल रोड पर पानी भरा हो। नैनीताल की माल रोड है, उसमें इस तरह से पानी भरा हुआ है। हालांकि लोग इस तरह से आवाजाही कर रहे हैं और जो झील का पानी है वो ऊपर आ गया है। नैनी झील का पानी बढ़ने से कई जगह लोग फंस गए। कुछ फंसे हुए लोगों को निकालने में सेना के जवान जुट गए। सैनिकों के पराक्रम का एक ऐसा वीडियो दिखा जिसमें जवान मानव श्रृंखला बनाकर खड़े दिखे, जिसके बाद फंसे हुए लोगों को निकाला जा सका। खबर है कि जिन 36 लोगों को बचाया गया वो पिछले 48 घंटे से वहां फंसे हुए थे। जबकि ऐसा ही हाल राज्य के कुछ और हिस्सों में भी हुआ। अब तक राज्य में 30 से ज्यादा लोगों की बाढ़ के कारण मौत की खबर है, जबकि कई लोग लापता हैं। वहीं जान के अलावा माल का भी बड़ा नुकसान हुआ। कहीं पुल टूट गया, कहीं रेल की पटरियां उखड़ गईं, जिनमें हल्द्वानी भी शामिल है। हल्द्वानी में रेल की पटरियों के नीचे से ही जमीन बह गई। नतीजा ये हुआ कि रेल की पटरी का एक बड़ा हिस्सा भी बहकर मलबे के साथ चला गया। हल्द्वानी में कुछ हाथियों के भी पानी के बीच फंसने का वीडियो सामने आया, जिन्हें बाद में वन विभाग ने बचा लिया। चंपावत में लोहे का एक भारी भरकम पुल नीचे गिर गया। भारी भरकम पिलर तो अपनी जगह पर खड़े दिखे, लेकिन उनके ऊपर से पुल नीचे गिरा दिखाई दिया। रामगढ़ में तो एक मकान की छत ऐसी गिरी कि मकान में रह रहे कई मजदूरों की मौत की वजह बन गई। हालांकि सरकार की हालात पर नजर है और तमाम एजेंसियों को राहत और बचाव के काम पर लगाया गया है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी दिन भर बैठकों में लगे रहे। नुकसान सब जगह पर हुआ है, लेकिन हम इस समय पर सभी से अपील करते हैं कि धैर्य बना के रखें। सरकार हर तरीके से सभी की सहायता के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में पुलिस, दमकल विभाग और एसडीआरएफ समेत कई एजेंसियां फंसे हुए लोगों को निकालने के काम में लगी हुई हैं। सौभाग्य की एक बात है कि उत्तराखंड में जितने भी शहर हैं वो पहाड़ों के बीच बसे हैं, और पहाड़ों पर जितना पानी बरसता है वो ढलान और नदी नालों के रास्ते शहरों में भर जाता है, जिसका डरावना दौर वहां 3 दिन पहले शुरू हुआ। और मूसलाधार बारिश के साथ साथ कई जगह बादल फटने की घटनाएं भी हुई, जिनकी वजह से पहाड़ टूटे और 5 नेशनल हाईवे तक मलबे में दफन हो गए। पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में भतीजे को पकड़ा तो राजस्थान के शेरगढ़ की कांग्रेस विधायक मीना कंवर ने थाने में हंगामा कर दिया। विधायक के हंगामे का वीडियो वायरल हो गया।
जिसमें मीना कंवर अपने पति और पूर्व विधायक उमेद सिंह के साथ थाने में पुलिस वालों से बहस करती नजर आईं और अचानक अपने पति के कहने पर थाने में ही धरने पर बैठ गईं। धरने पर बैठने के बाद उमेद सिंह ये कहते सुनाई पड़े कि एमएलए नीचे बैठी हैं और पुलिस वाले कुर्सी पर बैठे हैं। वहीं विधायक मीना कंवर परिचय देने और मना करने के बावजूद भतीजे के पकड़े जाने से नाराज दिखीं। बच्चे सबके पीते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे ने थोड़ा बहुत ले लिया, रिक्वेस्ट करी हमने फोन पे। इस दौरान पुलिस वाले उन्हें बार बार कुर्सी पर बैठने का आग्रह करते दिखे, लेकिन मामले को तूल दे रहे नेताओं पर पुलिस के आग्रह का कोई असर नहीं हुआ और विधायक थाने से शुरू हुए विवाद को लेकर डीसीपी के पास पहुंच गई। और डीसीपी से मुलाकात कर जब उमेद सिंह अपनी विधायक पत्नी के साथ बाहर आए तो उन्होंने अपने भतीजे पर लगे आरोप को गलत बताया और दावा किया कि थाने में मौजूद सभी पुलिसकर्मियों ने ही शराब पी रखी थी। आप कह रहे हो कि आपका रिश्तेदार दारू पिया होता, हम कह रहे हैं आपका पूरा थाना दारू पिया होता। भतीजे के मामले को लेकर थाने और अधिकारियों के चक्कर लगाने वाली मीना कंवर इस बात की भी शिकायत करती नजर आईं कि पुलिस वालों ने एक महिला विधायक का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि डीसीपी को जैसे ही शिकायत मिली मामले की जांच शुरू हो गई। एसीपी ईस्ट को जांच दी जा रही है, जैसी जांच सामने आएगी हम आपको बता देंगे। बताया गया कि इसकी जांच के नतीजे सामने आने के बाद ये मामला सियासी गलियारों में भी तूल पकड़ सकता है। सौभाग्य की एक बात है कि देश में हर महीने औसतन 1000 लोगों की मौत शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की वजह से होती है, जिसे गंभीर संकट मानते हुए 2 साल पहले शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना भी 5 गुना बढ़ा दिया गया। लेकिन जोधपुर जिले की शेरगढ़ सीट से कांग्रेस की विधायक ने इसे मामूली बात माना और अपने भतीजे को छुड़ाने के बाद पुलिस अफसरों से शिकायत भी कर दी कि थाने में उनके साथ बदतमीजी हुई, जिसकी जांच एडिशनल पुलिस कमिश्नर से कराई जा रही। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 9वें दिन भी जंगल में घिरे आतंकियों और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ हुई। इस ऑपरेशन में शामिल जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे वहां पहुंचे, जिनके सामने ही इस ऑपरेशन में जुटे जवानों ने जंगल में छिपे आतंकियों पर गोलियों की ताबड़तोड़ बौछार कर दी। इस जवाबी कार्रवाई से पूरा जंगल गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। कुछ ही देर में पेड़ों के बीच से धुआं उठता भी दिखाई दिया। इस ऑपरेशन के दौरान आतंकियों की हर हलचल पर नजर रखने के लिए हेलीकॉप्टर से निगरानी की गई ताकि सुरक्षा बल को आतंकियों की सटीक लोकेशन के बारे में बताया जा सके। इसी बीच एलओसी पर हालात का जायजा लेने पहुंचे सेना प्रमुख नरवणे पुंछ भी गए, जहां उन्होंने आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे इस ऑपरेशन की पूरी जानकारी ली। इसके बाद वो उधमपुर रवाना हो गए। खबर है कि जंगल में छिपे इन आतंकियों को मदद पहुंचाने के आरोप में सुरक्षा एजेंसियों ने 8 लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिनसे पूछताछ तेज कर दी गई। साथ ही आतंकियों के जल्द खात्मे के लिए जवानों ने उनकी घेराबंदी और कड़ी कर दी ताकि आतंकियों को बच निकलने का कोई मौका ना मिल पाए। एहतियात के तौर पर सुरक्षा बल ने जंगल के आसपास के इलाके में बसे लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की और इन लोगों को यह सलाह भी दी है कि वो अपने पालतू जानवरों को वापस घर ले आएं। इसके अलावा मुठभेड़ वाले इलाके के सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। सौभाग्य की एक बात यह कि पुंछ और राजौरी जिले के बॉर्डर पर पीर पंजाल की पहाड़ियों पर घने जंगल हैं, जिनमें आतंकी छिपे हुए हैं और वो जिस तरह से अपने ठिकाने बदल रहे हैं, उसी से सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को शक हुआ कि स्थानीय लोगों की मदद के बिना इतने दिन तक आतंकी जंगलों में टिक ही नहीं सकते। जिसके बाद आतंकियों के मददगारों की धरपकड़ तेज हो गई और ड्रोन और हेलीकॉप्टर से निगरानी के दौरान आतंकियों के जिन अड्डों की पहचान हुई, उनको सेना ने गोला बारूद से ध्वस्त कर दिया। खबर है कि पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान हमले करवाने की साजिश पाकिस्तान ने रची है। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने पंजाब में चुनाव के वक्त बड़े हमले करवाने का प्लान तैयार किया है, जिसके लिए ड्रोन के जरिए गोला बारूद और हथियार पंजाब की सीमा में भेजे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, सुरक्षा एजेंसियों को मिले इस अलर्ट के मुताबिक खालिस्तान समर्थक माहौल बिगाड़ने के लिए राज्य में हिंसा भी भड़का सकते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट पर पैनी नजर रखने के लिए कहा गया है। इसके बाद पंजाब और चंडीगढ़ में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया ताकि किसी भी साजिश को वक्त रहते नाकाम किया जा सके। सौभाग्य की एक बात यह कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने आतंकवाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की शुरुआत पंजाब से ही की थी, जिसे बाद में जम्मू कश्मीर में फैलाया गया और अब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की कमर टूटती दिखी तो पाकिस्तान की नजर फिर पंजाब पर गड़ गई, जिसके इशारे पर 6 साल पहले गुरदासपुर में आतंकी हमला हुआ और पाकिस्तान सीमा से जुड़े पंजाब के कई इलाकों में ड्रोन से हथियार, पैसे और ड्रग्स गिराने की घटनाएं भी हो चुकी, जिसकी वजह से सुरक्षा एजेंसियों को पंजाब में चौकन्ना कर दिया गया। केरल और उत्तराखंड के बाद बिहार और पड़ोसी देश नेपाल के कुछ जिलों में भी तेज बारिश से हालात बिगड़ गए। पिछले महीने ही गुलाब तूफान के असर से हुई बारिश से वहां भारी नुकसान हुआ था, जिससे लोग अभी उभर नहीं पाए थे कि
मौसम के बिगड़े मिजाज ने फिर आफत खड़ी कर दी, जिसकी कुछ तस्वीरें नेपाल के विराटनगर से भी सामने आई। वहां बादल ऐसे बरसे कि सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं। उस पर भी पानी का बहाव इतना तेज कि उन सड़कों से होकर गुजरना नामुमकिन सा हो गया। बताया गया कि भारी बारिश से वहां की एक नदी में उफान आ गया, जिसकी वजह से उसका पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। अचानक हालात बिगड़ने से कई लोग तो घरों में रहने के लिए मजबूर हो गए। लगातार हो रही बारिश से आम जीवन भी प्रभावित होने लगा है। लोग अपने अपने काम पर नहीं निकल पा रहे हैं। भारत नेपाल सीमा पर हुई तेज बारिश का असर बिहार के कुछ जिलों पर भी पड़ा, जिनमें दरभंगा और गोपालगंज जिला भी शामिल हैं, जो इस बेमौसम बारिश की मार से बच नहीं पाए और वहां भी बादल जमकर बरसे, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। दरभंगा के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में शहर की एक सड़क पर बारिश का पानी बहता दिखा। इतना ही नहीं, कई मकान भी इस आफत से बच नहीं पाए क्योंकि उनमें भी पानी का कब्जा हो गया। इन हालात में जो लोग जरूर काम के लिए घरों से निकले, उन्हें भी काफी मुसीबतें झेलनी पड़ी। कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें बिहार के दूसरे जिलों से भी आईं। गोपालगंज में तो धान की खड़ी फसल भारी बारिश की भेंट चढ़ गई, जिससे किसानों का काफी नुकसान हुआ। सौभाग्य की एक बात यह कि बिहार में मानसून खत्म होने का ऐलान 10 दिन पहले ही हो गया था और अब वहां आसमान से जो आफत बरस रही है उसे जलवायु परिवर्तन का ट्रेलर माना जा रहा है, क्योंकि एक साथ पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ से बादल वाली हवाएं उठी जो भूमध्य सागर का तापमान बढ़ने का नतीजा थी, और उसी दौरान बंगाल की खाड़ी में भी समंदर की सतह गर्म हो गई, जिसकी वजह से बिहार के 4-5 जिलों को छोड़कर सभी जगह भारी बारिश हुई, जो अगले 24 घंटे तक थमती नहीं दिख रही। कोरोना पूरी तरह खत्म ही नहीं हुआ कि राजस्थान के कई जिलों में डेंगू का कहर शुरू हो गया। बताया गया कि डेंगू, जिसे डेंगू भी कहा जाता है, इसने अब तक 10 लोगों की जान ले ली। मरीजों की संख्या बढ़ने से राज्य के सरकारी अस्पतालों पर जबरदस्त दबाव बढ़ गया और राज्य के बाकी हिस्से के साथ साथ राजधानी जयपुर के अस्पतालों में भी मरीजों की भारी भीड़ दिखी। हालत यह हो गई कि अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ गए और लोग इलाज के लिए परेशान होते दिखे। बेड का संकट है और मरीज काफी परेशान है क्योंकि जगह नहीं मिल पा रही है। जयपुर जैसा ही हाल बाड़मेर का दिखा, जहां बीते 2 महीनों में डेंगू के करीब 270 मरीज मिले। मरीजों के इस तरह बढ़ने से बाड़मेर के जिला अस्पताल में एक ही बिस्तर पर 2-2 बच्चों को भर्ती करने की नौबत आ गई। इस बार डेंगू मच्छरों के निशाने पर बच्चे कुछ ज्यादा ही रहे। लगभग 50% लोग ऐसे हैं कि जिनका डेंगू पॉजिटिव आ रहा है। हर जगह अस्पतालों में जितने मरीज भर्ती हुए, उससे ज्यादा मरीजों की भीड़ ओपीडी में नजर आई। ज्यादातर मरीजों में शुरुआत में बुखार और दूसरी मौसमी बीमारियों के लक्षण मिले। लेकिन डेंगू या डेंगू के लगातार बढ़ रहे मरीजों के बावजूद कई जगहों पर प्रशासन की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही। बाड़मेर की ही तरह भरतपुर में भी डेंगू का प्रकोप दिखा और प्रशासन को ये पता होने के बावजूद कि फॉगिंग मशीन से ही डेंगू के मच्छरों से निपटा जा सकता है, दर्जन भर फॉगिंग मशीनें जिला मलेरिया प्रयोगशाला में खराब होकर कबाड़ में बदलती दिखी। लापरवाही का आलम कुछ इस कदर है कि जो मशीनें हैं फॉगिंग की, वो खराब अवस्था में पड़ी हुई हैं। जब डेंगू के बढ़ते मामलों ने तूल पकड़ लिया, तब स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटी और आनन फानन में जयपुर से मैकेनिक को बुलाकर इन मशीनों को ठीक कराने का काम शुरू हुआ। बताया गया कि ग्रामीण इलाकों में फॉगिंग के लिए कई मशीनें ठीक कर ली गईं। लेकिन डेंगू से निपटने के काम में इतनी देरी हुई कि इसे बेकाबू होने से रोक पाना मुश्किल हो गया। नतीजा आंकड़ों के रूप में सामने है, जिनके मुताबिक इस मौसम में राजस्थान में डेंगू से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि राज्य में एक महीने में करीब 6,500 मरीज सामने आए। बताया गया कि यह आंकड़ा बीते साल से 5 गुना ज्यादा है और इसी वजह से ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में खाली बिस्तर नहीं बचे, जिससे सरकार को बीमारी की गंभीरता का एहसास हुआ, जिसके बाद सरकार ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी और डेंगू से निपटने के लिए रैपिड रिस्पांस टीम बनाने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा सरकार 20 अक्टूबर से 3 नवंबर तक अभियान चलाएगी, जिसका मकसद राजस्थान को डेंगू मुक्त करना है। डेंगू के खिलाफ और मौसमी बीमारियों के खिलाफ विशेष अभियान विभाग के द्वारा चलाया जाए। उसके अलावा सभी जिलों में और स्टेट लेवल पे 24 घंटे कंट्रोल रूम काम करे। सौभाग्य की एक बात यह कि अगस्त के महीने में पूर्वी राजस्थान हफ्ते भर बाढ़ में डूबा रहा। सितंबर में पूरे राज्य में औसत से 4-5 गुना ज्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छरों के पनपने की आशंका थी। लेकिन तब न तो हम लोगों ने ध्यान दिया, न ही प्रशासन को ख्याल आया और अब वहां डेंगू इस कदर बेकाबू है कि राजस्थान में स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द करके डेंगू से जंग लड़ने का ऐलान करना पड़ा। अमेरिका में अमेज़न को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी संसद की एक कमेटी ने अमेज़न को आखिरी चेतावनी दी है, जिसके बाद अमेज़न के खिलाफ वहां के जस्टिस डिपार्टमेंट को आपराधिक जांच की सिफारिश की जाएगी।
ये मामला अमेजॉन के खिलाफ लगे उन आरोपों से जुड़ा है जिनके मुताबिक कारोबार करने के लिए अमेजॉन गलत तरीकों का इस्तेमाल करती है और आरोप है कि अपने विरोधियों के उत्पादों और उनके काम के तौर तरीकों की जानकारियां अमेजॉन गलत तरीके से जुटाती है, जिनका इस्तेमाल बाजार से कंपटीशन को खत्म करने के लिए किया जाता है। यह मामला 2019 से चल रहा है, लेकिन जांच कर रही कमेटी अमेजॉन के जवाबों से अब तक संतुष्ट नहीं है। इसीलिए नई चिट्ठी में अमेजॉन के अधिकारियों को 2 टूक कहा गया कि वो दोबारा सही जानकारी कमेटी के सामने दें और अगर ऐसा नहीं होता है तो संसदीय कमेटी के सामने झूठ बोलने और गुमराह करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए आपराधिक जांच की सिफारिश की जाएगी।